So, good morning. Hello, everyone. This is Snehil Srivastav, and in this session, we will be discussing the Hindu newspaper analysis of 5th December 2022. नाउ आज के डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड नज़र आ रहा है। सो इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे सॉइल मैनेजमेंट के बारे में बातें करी गई हैं कि अगर सॉइल मैनेजमेंट ख़राब है तो फिर वो फूड सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। आज ये आर्टिकल किस लिए, फूड सिक्योरिटी तो काफ़ी टाइम से मतलब इशू में रहा है। आज इस आर्टिकल को आने का रीज़न है कि आज वर्ल्ड सॉइल डे है और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मतलब कि सॉइल जहाँ पे फूड की शुरुआत होती है, खाना बनना शुरू होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब हम सॉइल को भी लेकर के मतलब एनवायरनमेंट के इशू में, एग्रीकल्चर के इशू में, इकोनॉमी के इशू में, तीनों ही इश्यूज़ में तीनों ही एंगल से देखा जाए तो सॉइल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम देखते हैं एज अ नेशन, एज अ इंडिविजुअल, या फिर हम किसी भी चीज़ पे देखें तो फूड सिक्योरिटी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू आ जाता है। ओवरऑल फूड सिक्योरिटी सॉइल मैनेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही फूड सिक्योरिटी सॉइल मैनेजमेंट पे डिपेंड करती हो। ऑब्वियसली हम सॉइल की क्वालिटी को अगर बेटर करते हैं तो फूड सिक्योरिटी भी उसमें अच्छी होगी। लेकिन फूड सिक्योरिटी को हम एज एन अलग से एक टॉपिक लेके डिस्कस अब करने जा रहे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पे कई बार आर्टिकल्स आए जो कि मैंने एक अलग वीडियो के लिए रखे थे। तो वो वीडियो में ये वाला वीडियो है जिसमें फूड सिक्योरिटी पे हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। डेटा ये दिया है कि नियरली 3.7% जो या नियरली 3.7 मिलियन हेक्टेयर सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिएंट लॉस इन सॉइल, मतलब कि जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है वो डिप्लीट हुआ। तो फर्टिलाइज़र का जितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का जितना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट जो है उसका लॉस होता जा रहा है। और अभी तक बताया गया है कि 3.7 मिलियन हेक्टेयर जो है लैंड, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस देखा जा चुका है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन जो है किसी भी फॉर्म में, चाहे एक या दूसरा फॉर्म में, इंडिया के 29% टोटल लैंड एरिया को अफेक्ट करता है। फिर वो इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, वाटर क्वालिटी हो, सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग हो, लैंड डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ जो होती हैं इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और एग्रीकल्चर तो होता ही होता है। तो फिर यहाँ पे सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इसके बाद सॉइल की हेल्थ को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया था, जिससे कि सॉइल की हेल्थ का पता चल सके, विद टाइम टू टाइम उसका चेकअप हो और पता चले कि हाँ ये सॉइल अच्छी हो रही है, ख़राब हो रही है, क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं इसमें, ये सारी चीज़ें। बाकी इनिशिएटिव देखे जाएं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी है, जिससे कि सॉइल के इरोजन को रोका जाए, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को फिर से रीजनरेट किया जाए और रेन वाटर को हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाया जाए। ग्राउंड वाटर टेबल का मतलब क्या होता है कि पानी का लेवल ज़मीन के अंदर कितना है। पहले के टाइम में हम देखते थे तो पानी ईजिली मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत नीचे तक हमें गड्ढा करना पड़ता है तब जाके पानी मिलता है। मतलब वाटर टेबल जो है वो नीचे स्लाइड होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करते तो ये वाटर टेबल एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और लोगों को पानी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, जैसे राजस्थान जैसे एरियाज़ में लोग फेस करते आ रहे हैं। इसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ना, ये ऐसी कुछ स्कीम्स, इसकी कुछ स्कीम्स हैं जो कि ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ना करके नेचुरल तरीके से हम क्रॉप्स को ग्रो करें, केमिकल्स पे ज़्यादा हम डिपेंड ना हो। फिर उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का है, उसने भी कई एक्टिविटीज़ लिया है जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले कि वो सॉइल को कंजर्व करके रख सके। इस तरह के इसमें मतलब कि ये कुछ डेटास थे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। सीधी सी बात, मतलब जब हम इसको पढ़ेंगे एक साथ तो हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, है ना। बट यहाँ पे क्योंकि ये आर्टिकल में ये सारे डेटाज गिवन है तो ये सारे डेटाज नोट कर लेना ज़्यादा बेटर होगा, जो कि हमें कहीं ना कहीं कोट करने के काम आएंगे। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, है ना, ये ग्राउंड वाटर टेबल के लिए है, नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ाने के लिए है। फिर नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का नेचुरल फार्मिंग का तरीका,
FAO का जो है इंडिया को जो है एक सपोर्ट देना कि वो अपने सॉइल को कंजर्व करके रख सके, ठीक है। और फिर क्या कितने परसेंट एरिया अपना अफेक्ट हो रहा है, 29% इंडिया का टोटल एरिया अफेक्ट हो रहा है सॉइल डिग्रेडेशन से, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग चलते हैं स्टैटिक टॉपिक पे। स्टैटिक क्या, फूड सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स, कभी कोई भी टॉपिक स्टैटिक नहीं होता, लेकिन क्या क्या चीज़ें उसके लिए हो चुकी हैं, क्या चीज़ें फिक्स्ड हैं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कौन से, वो सारी चीज़ें अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। नाउ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की जब हम बात करते हैं अब, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में मतलब कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि 195 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल हैं इंडिया में, ठीक है। नाउ इसमें मतलब कि अंडर नरिश्ड पीपल हैं 195 मिलियंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 43% जो चिल्ड्रन है वो अंडर नरिश्ड की कैटेगरी में आते हैं। नाउ पीपल ऑफ BPL मतलब कि जो बेलो पॉवर्टी लाइन के मतलब कैटेगरी में लोग आते हैं वो कम हुए हैं 2011 से 12 के जो डेटा है, तेंदुलकर मेथड से उस डेटा को निकाला, कैलकुलेट किया गया और उसमें पाया गया कि बेलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो कम भी हुए हैं। मतलब कि इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करता आ रहा है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, है ना। फिर इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं, देखिए जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो भी हमें इसी तरह से बताना है, क्यों, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के बारे में पहले हम रिपोर्ट देंगे कि ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं, इंडिया मतलब कि ये दो चीज़ें बता रही है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, इतने लोग अंडर नरिश्ड हैं इंडिया में, और ये फूड सिक्योरिटी की डिमांड को बढ़ाता है। इंडिया की रैंक 94th आई है 107 कंट्रीज़ में से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये रिपोर्ट है, लेकिन स्टिल इंडिया जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसी कंट्रीज से अभी भी पीछे है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, वेट अ मिनट, या व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं हर समय कभी भी वो जब चाहें हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, मतलब उनके पास फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होना चाहिए, सफिशेंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए वो अपनी डाइटरी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि सफिशेंट पैसा रहे, ठीक है, सेफ पैसा होना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, सफिशेंट फूड होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी डाइटरी नीड्स को कंप्लीट कर सकें और साथ ही साथ अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी परफॉर्म कर सकें। तो ये होता है फूड सिक्योरिटी का मतलब सारे लोग किसी भी समय फिज़िकल इकोनॉमिक एक्सेस रहे, किसको, फूड का रहे, ठीक है। और फूड कैसा होना चाहिए, सफिशेंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वाई फूड सिक्योरिटी इज़ अ चैलेंज। फूड सिक्योरिटी इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन के हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी हम देखते जा रहे हैं बहुत बढ़ती जा रही है, और ग्लोबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अराउंड 8 बिलियन, है ना। तो अभी 8 बिलियन हो गई है और ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक अर्थ की भाई कैपेसिटी है ना। अब अगर इस पर लोग इस तरह से बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी उनसे रिलेटेड, है ना। एग्जाम्पल फूड का कंजम्पशन, ठीक है, फिर जितने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, और हम जानते हैं कि हमारा जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो मेनली हमारा फॉसिल फ्यूल से होता है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होता है। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, और रिसोर्सेज लिमिटेड है तो फिर कहीं ना कहीं वो उसमें लड़ाइयाँ होंगी कि ये रिसोर्स मुझे चाहिए, ये रिसोर्स मुझे चाहिए, कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, कभी भी किसी एक का मतलब कि एक का फ़ायदा तो होता है लेकिन कम होता है, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। डिक्रीज इन प्रोडक्टिव लैंड कम हो रही है, अभी हमने पढ़ा कि अभी हमने रिपोर्ट्स देखी कि जो सॉइल डिग्रेड हो रही है ना, सॉइल डिग्रेडेशन, अभी हमने इसकी रिपोर्ट पढ़ी, वही सेम चीज़ है। अनप्रडिक्टेबल वेदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर है वो अनप्रडिक्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं टू अचीव फूड सिक्योरिटी, या फूड सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इंडिया की तरफ से इंडिया ने पार्लियामेंट इनेक्टेड फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट लेकर के आया है। दिस नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी एट रेट ऑफ 75% इन रूरल एंड 50% इन अर्बन एरियाज़, मतलब रूरल एरियाज़ में 75% फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और अर्बन एरियाज़ में 50% फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे, क्योंकि अर्बन एरिया जो होता है वो थोड़ा सा डेवलप्ड होता है, वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ कम होते हैं, तो इस वजह से वो वहाँ अर्बन एरियाज़ में लोग
मोस्ट ऑफ द पीपल्स कैपेबल होते हैं। तो इस वजह से रूरल एरियाज़ में मेनली फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। बेनिफिशियरीज, अब किसको किसको फूड सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा? तो जो लोग अंत्योदय योजना में हैं और प्रियोरिटी हाउस होल्डर्स हैं, उनको ये फूड सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर कह सकते हैं फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट 2021 से 22 में 7% बजट जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो फूड सिक्योरिटी को डिनोटेड था। आगे बढ़ते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया? तो पहला, फूड ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। मतलब कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सस्ते रेट्स पे, है ना। जब आप राशन कार्ड लेके जाते हो राशन शॉप्स में तो आपको सस्ते रेट्स पे दिए जाते हैं, वही बता रहा है। इसी को बोला गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टारगेट किया। सिक्योरिटी अलावेंस, ठीक है, मतलब कि वो अलावेंस दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसे वगैरह दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं फूड को, कि हाँ फूड सिक्योर है, उनको प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें फूड सिक्योरिटी एक्ट में है। ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन आर मेड अवेलेबल टू अवॉइड लूप होल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि जो राशन शॉप्स हैं, अब आप वहाँ जाओगे सामान लेने, वो पता चला आपको मना कर दिया, लेकिन उसके पास रखा है, उसने बाद में उसको बेच दिया और गवर्नमेंट से कह दिया कि सड़ गए। तो ये बस एग्जाम्पल है कि लूप होल्स ना हो, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट। तो क्या एक्ट के फ़ायदे हैं? तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए है ना, सीधी सी बात है। जब फूड सिक्योरिटी होगी तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर और फूड तो पूरा मतलब रिलेटेड है। एग्रीकल्चर है तो फूड है। एड द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्राइसेस। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइसेस को रेगुलेट अपने हिसाब से कर सकती है लोगों के फ़ायदे में। पावर्टी में रिडक्शन इससे होता है, क्योंकि जब लोग के पास खाना रहेगा तो फिर पावर्टी भी कहीं ना कहीं कम होगी, लोग अपने अपने कामों को आराम से कर सकेंगे। न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस होता है यहाँ पे। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड नेशनल स्टेबिलिटी। और ये ग्लोबल सिक्योरिटी और नेशनल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। अगर जिस देश के लोग भूखे रहेंगे वो कैसे डेवलप कर सकता है ना। जिस देश के लोग पर न्यूट्रिशन नहीं होगा वो कैसे डेवलप कर पाएगा। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, सस्ते दामों में देना, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, ये सारी चीज़ें मिल करके ग्लोबल सिक्योरिटी और नेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। आंसर राइटिंग में ये लिखना मेरे हिसाब से तो मतलब एक अच्छा माना जाएगा कि अगर आप इस तरह से लिख करके आते हो तो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर के? तो पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मैंने बताया। मिड डे मील स्कीम्स हो गई। मिड डे मील स्कीम्स मतलब स्कूल में प्रोवाइड करी जाती हैं मिड डे मील स्कीम्स, है ना। बच्चे आते तो एक टाइम का खाना जो है उन्हें प्रोवाइड किया था स्कूल की तरफ से, और उसमें गवर्नमेंट फूड फोर्टिफिकेशन भी कर रही है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे नहीं मेंशन है, मैं बता दे रहा हूँ। फूड फोर्टिफिकेशन भी इसका एक पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसमें फूड के अंदर मतलब जो न्यूट्रिशंस चीज़ें हैं उनको मिला देती हैं, है ना, जिससे कि लोग के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना रहे, है ना। चावल के अंदर आयरन मतलब कि आयरन वगैरह मिला देना जिससे एनीमिया ना हो। तो इस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया, गुजरात गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, आपने यहाँ पे लोगों के एनीमिया की प्रॉब्लम को काफ़ी कम किया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम्स लेकर के आए हैं कि चाइल्ड्स को कैसे डेवलप करना है, मतलब कि उनको फूड्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम। मेगा फूड पार्क्स इस्टेब्लिश किया, संपदा योजना। तो ये सारी कुछ योजनाएं स्कीम्स हैं जिनमें लोगों को फूड प्रोवाइड किया गया फ्री में, और उन फूड्स के अंदर या तो सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड किया गया या तो फिर फ्री में प्रोवाइड किया गया, और उनको फूड के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन भी किया गया। फूड फोर्टिफिकेशन मतलब उनके जैसे चावल में आयरन मिला देना, थोड़ा बहुत मिक्सअप कर देना, न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देना, जिससे लोगों के पास न्यूट्रिएंट अगर वो कहीं और से नहीं ले पा रहे तो इसी खाने के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी वो कंज्यूम कर लें। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी। या फूड सिक्योरिटी को करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सामने। तो इसके चैलेंजेस में देखा जाए तो पहला आता है द गवर्नमेंट, मतलब कि इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड स्टोरेज। मतलब कि
एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए और फूड स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है, मतलब फूड जहाँ स्टोर किया जाता है अब वहाँ सेफ भी रहना चाहिए। पता चला आपने 10 किलो फूड स्टोर किया और उसमें से 5 किलो सड़ गया, तो आपका जो ओवरऑल एक मतलब यहाँ पे दो नुकसान हुए, एक इकोनॉमिक लॉस हुआ और दूसरा जो फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना था, हेल्थ लोगों की बननी थी, वो भी लॉस हुआ। तो इस वाले में पहला आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि वो इंटीग्रेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करे, जैसे कि इरिगेशन बढ़ा सकती है, नई फार्मिंग टेक्निक्स को लेकर के आ सकती है ना। कई फार्मिंग टेक्निक्स हैं जो अदर कंट्रीज़ अप्लाई करती हैं, तो वो भी यहाँ अप्लाई की जाए। और जैसे एक एग्जांपल बहुत ही अभी यहाँ पे इनोवेटिव वो आया, जैसे कि ड्रोन से इरिगेशन करना। तो ड्रोन से इरिगेशन करने में लोगों को मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगी, एक आदमी इरिगेशन हर जगह कर लेगा, ईजिली कर लेगा। ये सारी चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। और साथ ही साथ रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, मतलब कि कल्टिवेबल लैंड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और फार्म्स के साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने के हिसाब से जो फार्म्स के साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होने चाहिए, है ना। और कई इनोवेटिव तरीके से फार्मिंग को लेकर के आना चाहिए। जैसा भी कई जगह देखा गया कि लोग घर में ही छत पे ही कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कई चीज़ें उगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अगर इम्प्रूव होती हैं, प्रमोट होती हैं, तो इससे लोग सेल्फ सफिशिएंट भी बनेंगे, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट भी बनेगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा फूड स्टोरेज के लिए तो फिर ग्रेनरीज अच्छी अच्छी ले आना, है ना, और फूड स्टोरेज को सही से मतलब स्टोर करना। नेक्स्ट, इंश्योरिंग फूड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू बेलो पॉवर्टी लाइन कैंडिडेट्स, मतलब कि फूड की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना ज़रूरी है बेलो पॉवर्टी लाइन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए स्पेशली। जैसे कि बहुत ही जैसे बात क्या है इंडिया में, क्या है कि हमारे यहाँ पे जो डेटा है वो प्रॉपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम डेटा की बात करते हैं कि कौन बेलो पॉवर्टी लाइन में आता है, तो वो प्रॉपर तरीके से अभी हमारे यहाँ मतलब एक प्रॉपर लाइन नहीं ड्रॉ करी गई है कि इसके नीचे के लोग बेलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, इसके ऊपर के लोग बेलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। मतलब हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल को नहीं जानते कि कौन इस कैटेगरी में आ रहा है, कौन इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर बनाना चाहिए, जिससे कि बेलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन को हम पहचान सकें कि ये बेलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, है ना। फिर उनको सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर जैसे कि आप बेलो पॉवर्टी लाइन को अगर फ्री में दे रहे हो, तो अबव पॉवर्टी लाइन वालों को क्या करो कि थोड़ा सा सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, जिससे उनको भी अलग फील ना आए। और जैसे कि फूड ग्रेन्स पे जो रेस्ट्रिक्शन है इंटर स्टेट मूवमेंट पे, वो थोड़ा सा लगानी चाहिए। स्टॉकिंग पे रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, जैसे लोग उगा करके रख लिया, गेहूँ रख लिया, चावल रख लिया ढेर सारा, और जब प्राइसेस बढ़ गए तो फिर उनको निकाला। तो ये सारी चीज़ें जो है रोकनी चाहिए। एक्सपोर्ट को रोकना चाहिए। पहले इंडिया को खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाना चाहिए, फूड सिक्योर हो जाना चाहिए। इंडिया का मतलब 1% भी ऐसा ना बचे जो हंगर में हो, पावर्टी में हो, खाने की वजह से, है ना, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हो, तब फिर जाके एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम दूसरे साइड देखते हैं कि इकनॉमी भी ज़रूरी है, और इंडिया में क्या है कि मेन काम एग्रीकल्चर का भी, मतलब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा ये डोमिनेंट रहा है पहले से ही। वैसे तो इंडिया सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन एग्रीकल्चर भी इंडिया का काफ़ी पहले से ही रहा है। मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड पाए जाते हैं गांव के, स्पेशली रूरल एरियाज़ के। तो फिर वहाँ पे हमें मतलब एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी पड़ जाता है नेशनल लेवल पे। लेकिन पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया के लोग फुलफ़िल हो जाएं, खाना उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाए, फिर हमें एक्सपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग परचेजिंग पावर थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स। अब परचेजिंग पावर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जब आप प्रोवाइड करोगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जैसे आपने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया, इंसान जॉब करने लगा, तो जब वो जॉब करेगा, जैसे मनरेगा स्कीम है ना, 2006 में जो आई। और उसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जैसे जवाहर रोज़गार योजना, नेहरू रोज़गार योजना, इन सब स्कीम्स को और थोड़ा सा रीमॉडिफाई करके अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो लोगों को और ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड कर सके।
जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसे होंगे, आप भी पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो कि जॉब पाओ और पैसे हों, तो फिर जब एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसे होंगे, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे और फिर उनके प्राइस अपने आप ही धीमे धीमे नॉर्मल हो जाएंगे। लोग खुद ही बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। पॉवर्टी से उठ करके एक अच्छी लाइवलीहुड उन्हें में प्रोवाइड हो पाएगा। तो इस वजह से हमें जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम्स पे भी ध्यान देना चाहिए अगर हमें फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है तो। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पे ही प्रोवाइड करती है, तो क्रॉप डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मतलब कि अलग अलग क्रॉप्स को लेकर के आना चाहिए कि अलग, या तो सब्सिडी सब पे बंद कर दें, लेकिन अगर बंद कर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फिर वहाँ पे मतलब देखो, जैसे कि हमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह की क्रॉप्स पे सब्सिडीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए, जिससे कि लोग अलग अलग तरह की क्रॉप्स को भी ग्रो करें। क्योंकि अगर हम इंडिया की हम बात करते हो तो राइस एंड वीट बहुत ज़्यादा, मतलब हर जगह आपको पाया जाएगा, है ना। बाकी क्रॉप्स में लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है, ग्रो करने में। तो अगर हमें इस चीज़ को कम करना है, क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है, तो हमें और चीज़ों पे सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है लोगों को और क्रॉप्स पे भी पैसा दें, है ना, ऐसा। फूड ग्रेन बैंक्स बनाने चाहिए जिससे फूड को स्टोर किया जा सके, जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो निकाला जा सके। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि स्टोर कर लिया और जब प्राइस बढ़े तो निकाले जा रहे हैं। ये प्राइवेट स्टोरेज नहीं, गवर्नमेंट के पास स्टोर होकर रहना चाहिए। अभी मैंने बताया हाउस होल्ड गार्डनिंग, मतलब लोग घर में ही कहीं ना कुछ उगाते रहते हैं, तो वो भी प्रमोट होना चाहिए। वो तो तब प्रमोट होगा जब लोगों को इसमें कोई फ़ायदा नज़र आएगा, तब आदमी खुद ही से अपने आप ही इंडिविजुअल लेवल पे इस काम को करना शुरू कर देगा। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, अब अभी तो फ़िलहाल ऐसा कम हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, हो रहा है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू IEC, मतलब कि IEC एक्टिविटीज़ एंड सोशल मार्केटिंग। Need based IEC and training material should be developed and effective dissemination of nutrition messages। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए कि किस तरह से लोग एक प्रॉपर क्रॉपिंग को कर सकें, है ना। सॉल्ट वगैरह है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ए सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशियस फूड है, इन सबको मिक्स करना चाहिए बाकी फूड्स के साथ। जैसे हमने भी बताया फूड फोर्टिफिकेशन, तो यहाँ पे वही फूड फोर्टिफिकेशन की ही बात करी जा रही है कि किस तरह से हम नॉर्मल फूड में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड है, विटामिन ए सप्लीमेंट्स हैं, ये सब को मिक्स करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड टाइमली इवैल्यूएशन ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। मतलब कि प्रॉपर मॉनिटरिंग, अभी मैंने बताया था जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था न्यूज़पेपर का, जब मैंने खोला था स्लाइड तो उसमें था कि सॉइल हेल्थ कार्ड, तो सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसी तरह से जो क्रॉप्स हैं उनकी भी हेल्थ को हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि क्रॉप्स की हेल्थ अच्छी हो रही है विद टाइम या ख़राब हो रही है विद टाइम, है ना। ग्रोथ की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और प्रमोट करना चाहिए कि किस तरह से और उनकी क्वालिटीज़ को बढ़ाया जा सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंटरस्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन, तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए और कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन भी बढ़ना चाहिए। मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स मिलके काम करें, प्राइवेट सेक्टर भी मिलके काम करे, तो उससे क्या होगा, ये इनका जो ग्रोथ है वो और अच्छी होगी। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अ डिपार्टमेंट इंटीग्रल टू द वेल बीइंग ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। मतलब कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि लोगों के वेल बीइंग को लेकर के कंसर्न रहता है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात करता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या, मतलब कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वर्क फॉर द टाइमली एंड एफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर एवरी इंडिविजुअल। मतलब कि ये ध्यान देता है कि लोगों के पास जो फूड है वो टाइमली पहुंच रहा है या नहीं, है ना। पब्लिक के पास, जो सिटीज़न है उसके पास ये जो खाना है वो टाइमली पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। ये सारी चीज़ें ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देता है। इसके डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं कि ये फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देता है इंडिया के, है ना। प्रोक्योरमेंट, मतलब कि स्टोर प्रोक्योर हो रहा है जो बन रहा है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब कि जो फूड बना एग्रीकल्चर से निकला उसे ला के रखा गया, प्रोक्योर किया गया एंड देन फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉपरली लोगों के पास, तो उसे बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, प्रॉपर वैल्यू ऑफ ग्रेन टू द फार्मर्स, मतलब कि जब फार्मर इनके पास
जैसे कि लेट्स एज्यूम, जैसे कि इनका ये है डिपार्टमेंट, यहाँ पे इनका ऑफिस खुला है। अब ये फार्मर इनके पास आया है अपना फूड लेकर के। अब ये फूड इनके पास लेके आया, अब फार्मर को क्या चाहिए, पैसे चाहिए इन रिटर्न में, मनी चाहिए। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये फार्मर्स को प्रॉपर मनी प्रोवाइड करेगा और फार्मर इनको फूड प्रोवाइड करेगा। और फिर ये पब्लिक तक, यहाँ पे जो पब्लिक है, नॉर्मल आम जनता सिटीजन्स हैं, इनके पास ये फूड लेकर के आएंगे और इनसे पैसा लेकर के अपने पास रखेंगे और गवर्नमेंट भी इनको फंड करेगी। मतलब ओवरऑल ये गवर्नमेंट की तरह एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। फार्मर भी इनसे जुड़ा है, सिटीजन्स भी इनसे जुड़े हैं और दोनों का काम इन्हीं से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल। अब ये तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी बातें कर लिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं जो फूड सिक्योरिटी को लेकर के बात करती हैं? तो वो है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की। ये 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये हंगर को एलिमिनेट करना, फूड की इनसिक्योरिटी को देखना और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को कम करने का काम करते हैं। इनका एम ये है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये फूड इमरजेंसीज को टैकल करने का काम करता है। जैसे कहीं पे किसी कंट्री में फूड की कमी हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हंगर को एलिमिनेट करने के लिए ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये फंडिंग का काम मेनली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता, सॉरी फंडिंग का काम नहीं करता, ये फूड इमरजेंसी में फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। मतलब कि ये 1977 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ। IFAD ये रूरल पॉवर्टी रिडक्शन पे, मतलब कि जो विलेज लेवल पे पॉवर्टी होती है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। वर्किंग विथ पुअर रूरल पॉपुलेशन, मतलब कि एक तो रूरल पॉपुलेशन एंड पुअर रूरल पॉपुलेशन का ये मतलब कि उनके साथ काम करते हैं। अर्बन एरियाज़ में इंटरनेशनल IFAD कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। पावर्टी एलिमिनेट करना, हंगर और माल न्यूट्रिशन, वही जैसे FAO का था उसी तरह IFAD का भी है और दोनों यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ हैं। वेट अ मिनट, हाँ। और बस ये डिफरेंस ये है कि एक 1945 में बनी और एक 1977 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 में आया। नेक्स्ट वही यहाँ पे तो हो गया डिस्कस। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। फंडिंग फूड प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, मतलब जैसे कोई कंट्री कहती है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक जो होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री को पैसे प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये एनवायरमेंटल इश्यूज़, मतलब कि फूड क्राइसिस और एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो फूड क्राइसिस होती हैं उन पे बात करता है। अभी हमने बात किया था न्यूज़पेपर का, जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि कैसे एक जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये अगर एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जब डिप्लीट होता है तो फिर इससे जो सॉइल है वो भी डिग्रेड होती है। और सॉइल की क्वालिटी जब डिग्रेड होगी तो फिर जो फूड होगा वो भी डिग्रेड होगा, फूड की कमी हो जाएगी। इससे पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ होगा और बाकी भी इश्यूज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट देयर आर सम रेवोल्यूशंस जो कि रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी से। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके था। पिंक रेवोल्यूशन मीट और पोल्ट्री प्रोडक्शन को लेके था। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन के लिए था। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो को लेके था। सिल्वर एग या पोल्ट्री प्रोडक्शन। वाइट मिल्क के लिए। येलो ऑयल सीड प्रोडक्शन। ब्लू फिश के लिए। ब्राउन लेदर या कोकोआ प्रोडक्शन। और गोल्डन की बात करें तो हनी प्रोडक्शन के लिए या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के लिए रहा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है और मतलब हम लोग एंड आ गए। अब यहाँ पे जो है पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लाइन से कि कौन कौन सी चीज़ें थी सारी। फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या एक डेटा है फूड सिक्योरिटी को लेकर के, और ये विद टाइम ये डेटा चेंज होता रहेगा। जब जब कोई भी रिपोर्ट आएगी, इंडेक्स आएगा जिसमें इंडिया की कोई पोजीशन बताई जाएगी तो फिर उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या कोई अगर न्यूज़ आएगी तो फिर। और ये अब यहाँ पे ख़त्म होता है। ये पूरा आंसर राइटिंग के पर्पज़ से भी था और फूड सिक्योरिटी पे कोई भी क्वेश्चन आता तो उसमें हम ये पूरा नोट डाउन कर सकते हैं विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जैसे भी डिमांड है क्वेश्चन की उसको लेकर के।